गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। एमए फाइनल ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था भारत के भूगोल से संबंधित कुछ चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। भारत के भूवैज्ञानिक संरचना को हमने पढ़ लिया था और भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश या कह सकते हैं कि आपका उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को हमने विस्तार रूप से उसका अध्ययन कर लिया था। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत दूसरा जो पार्ट है उसका भौतिक विभाजन का दूसरा पार्ट है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, उत्तर का विशाल मैदान जो है ये उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, कह सकते हैं हिमालय के दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के समानांतर फैला हुआ है। समानांतर, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के समानांतर। आप नोट्स बना लीजिए, मैं आपको बिंदु बिंदु आपको बताऊंगा, बाकी आप नोट्स बनाना आपका काम है, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के समानांतर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक। ब्रह्मपुत्र गॉर्ज यानी कि सिंधु नदी पाकिस्तान से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से भारत में प्रवेश करती है वहाँ तक इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान कितना लंबाई में है? इसकी लंबाई बताई जाती है लगभग 3200 किलोमीटर। कितनी बताई जाती है? 3200। जबकि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? आपने जब भारत का नक्शा इस तरीके से है, मान लीजिए भारत का नक्शा है ये, तो ये वाली लंबाई कितनी है भारत की? 2933। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान वाले भी है। पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है वहाँ तक के मैदान की बात हो रही है। हम उत्तर के विशाल मैदान की बात कर रहे हैं, जिसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब टॉपिक यही डालेंगे, उत्तर का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उस मैदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है हमारा हिमालय के दक्षिण में है, उसके समानांतर फैला हुआ है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक इसका है और 3200 किलोमीटर इसकी चौड़ा जो है लंबाई है। इस तरीके से चौड़ा कितना है ये? इस तरीके से चौड़ा कितना है? यहाँ से ऐसे इस तरीके से इसकी चौड़ाई है लगभग 150 से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई गई है, ठीक है। 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई गई है। अब बात करते हैं इसकी जो गहराई है, वो गहराई इसकी 2000 से 4000 मीटर तक बताई गई है। 2000 से 4000 मीटर तक गहराई में यह मैदान विस्तृत है, क्योंकि यह मैदान किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का। तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर में जब अवसाद जमा हुए थे वही अवसाद इसमें भी पाए जाते हैं। तो इसकी गहराई कितनी मानी गई है? 2000 से 4000 मीटर तक। इसका ढाल कितना है? ये तो गहराई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ढाल है। ढाल कितना माना गया है इसका? 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर आप चलोगे तो मात्र केवल 25 सेंटीमीटर की गिरावट आएगी किसी भूमि के धरातल में। इतना ढाल है इसका। और औसत ऊंचाई कितनी है इस मैदान की? वैसे तो समतल है ये, लेकिन औसत ऊंचाई इसकी समुद्र तल से 200 मीटर है, बस केवल ऊपर 200 मीटर ऊपर है। यानी कि यहाँ पे पानी बहुत कम गहराई में आपको मिल जाए। क्यों मिल जाता है? इस कारण स्पष्ट है, नदियाँ हैं, इस वजह से। तो ये कुछ इसकी मोटी मोटी बातें थी। अब इसको अलग अलग प्रदेशों में, जिस तरीके से हमने हिमालय को भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था, इसी तरीके से इसके कुछ उच्चावच है। उच्चावच के आधार पर इसको बांटने की कोशिश करेंगे हम। कौन कौन से उच्चावच है देखिए।
हम पढ़ रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम उसके भौगोलिक या कह सकते हैं प्राकृतिक विभाजन को समझेंगे। 4 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम टॉपिक, उत्तर का विशाल मैदान। देखिए उत्तर के विशाल मैदान में सबसे पहले अगर आपको कोई पढ़ने को मिलेगा तो वो शब्द मिलेगा आपको भाबर। या आपने कई बार पढ़ा होगा, इससे पहले की क्लासों में कई बार पढ़ा होगा, बीए में पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा, 8वीं 10वीं में भी चलता है ये भाबर शब्द। भाबर शब्द आपको पता भी होगा, रटा भी होगा आपने होता क्या है, कैसे होता है, लेकिन आज हम समझेंगे इसको भाबर वास्तव में होता क्या है। देखिए मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकलती है, ये नदी निकल करके आ रही है, ठीक है। अब इस नदी में क्या होता है, जब नदी ऊपर से आएगी तो अपने साथ उसका कटाव करेगी, किसका, पहाड़ी क्षेत्र का। कटाव करने के बाद वो जो कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत बालू वगैरह जो भी लेके आएगी, उसमें बड़े बड़े कंकड़ भी होंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें भी होंगी और छोटे छोटे बालू के कंकड़ भी होंगे, गोल गोल जिसको कहते हैं, वो सभी कंकड़ों का जमाव यहाँ पे करेगी वो, यानी कि पर्वत पदीय क्षेत्र में। किस में करेगी, पर्वत पदीय क्षेत्र में, पर्वत के पैरों में, यहाँ पे उनका जमाव कर दे। क्योंकि ऊपर से जब पानी गिरता है तो बहुत तेज गति से गिरता है, बहुत तेज गति से गिरता है तो अपने साथ कंकड़ पत्थरों को भी गिरा लेता है नीचे। लेकिन जब नीचे पानी आ जाता है तो उसमें उन कंकड़ों को, उन पत्थरों को चलाने की, बहाने की क्षमता नहीं रहती है। नहीं रहती है तो क्या होता है, वो पानी इन कंकड़ों बालुओं पत्थरों के नीचे से बहने लगता है। कहाँ से बहने लगता है, इनके नीचे से। यानी कि यहाँ पे वो जो नदियाँ होती है, छोटी नदियाँ, वो छोटी नदियाँ दिखनी बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नदी नहीं है, जबकि नदी उसके नीचे होकर के प्रवाहित होती रहती है। जाहिर में वहाँ पे कोई नदी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे नदी अंदरूनी यानी कि भूमिगत जल के रूप में बहती रहती है। इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर। बात समझ में आ रही है, भाबर। तो इसमें लिख सकते हो आप पर्वत पदीय क्षेत्रों में, पर्वत पदीय क्षेत्रों में बालू कंकड़ पत्थर के निक्षेपों के कारण छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती है। जो भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में अदृश्य प्रवाहित होती है, होती रहती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कंकड़ पत्थर बालू रेत के जमाव हो जाते हैं पर्वत पदीय क्षेत्रों में, नदियाँ उसके नीचे से बहती है, ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देता है। आपने कभी किसी नदी में गए हो आप, तो नदी में आप जब गए हो तो अक्सर गांव के लोग जो बकरियां वगैरह चराते हैं उनके साथ ये घटना होती रहती है। या पुराने लोगों से, आप अपने ज़माने के लोगों से पूछना, जब नदी सूख जाती है या नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो कहीं कहीं रेत के टीले पाते हैं नदी के अंदर। तो रेत के टीले पाते हैं तो पुराने ज़माने के लोग, जब हेडपम्प नहीं हुआ करते थे, आसपास में पानी का कोई जुगाड़ नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, उस नदी की रेत को थोड़ी सी हटा लेते थे, इस तरीके से कुरेद लेते थे उसको और एक गड्ढा सा बना लेते थे। थोड़ी देर बाद देखते थे उस गड्ढे में पानी आसपास से चारों तरफ से आकर के उस गड्ढे में भर जाता था। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर से तो रेत ही रेत दिखाई दे रही है, लेकिन उसके नीचे से धाराएं प्रवाहित होती रहती है। इस तरीके के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर। नंबर 2 क्या है, बांगर, सॉरी तराई। क्या है, तराई। जो नदियाँ यहाँ विलुप्त हो जाती है वो नदियाँ यहाँ पे प्रकट हो जाती है, उसको तराई कहते हैं।
यानी कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये आगे बढ़ करके क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये नदी मान लीजिए आगे बढ़ रही है और यहाँ तक तो वो नदी विलुप्त है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ से वापस हमको नदी बहती हुई दिखाई देगी। यानी कि भाबर के आगे वाला क्षेत्र, भाबर के आगे वाला कह सकते दक्षिण वाला, भाबर के आगे वाला वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होती है, पुनः दिखाई देने लग जाती है, ऐसे क्षेत्र को तराई कहते हैं। लिख लीजिए, भाबर के आगे का वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होने लगती है, ऐसे क्षेत्र को तराई कहा जाता है, तराई प्रदेश या तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रदेश की जो है चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक मानी गई है और इसकी 8 से 16 किलोमीटर, लिख लीजिए, इसकी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई है, लंबाई की बात नहीं कर रहे हम, चौड़ाई, और इसकी 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई हिमालय से निकलने वाली नदियों के रूप में है। कहाँ से कहाँ तक ये तराई का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक, सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक तराई का क्षेत्र पाया जाता है, और भाबर वाला क्षेत्र तो ऊपर ऊपर पाया जाता है, बस नदियाँ जहाँ से प्रकट होने लगती है। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर भाबर वाले क्षेत्र में, चूँकि यहाँ पे नदियाँ प्रकट होएगी तो नदियाँ ऊपर की तरफ प्रकट होने लगती है, तो अपने साथ थोड़ी सी जो पतली रेत होती है, महीन रेत, वो ऊपर की तरफ ले आती है वो, तो नदियाँ क्या है सीधी ना बह करके बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैलने लगती है। तो नदियाँ यहाँ पर फैलने लगती है, इस वजह से ये क्षेत्र कैसा हो जाता है? दलदली, यानी कि नदी को मालूम नहीं होता कि किधर की तरफ बहना है, तो नदी का पानी चारों तरफ फैलने लगता है, जिस वजह से ये क्षेत्र एक दलदल के रूप में बन जाता है। उस दलदली क्षेत्र को तराई कहते हैं। उस दलदली क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मक्खियाँ पाई जाती हैं, मक्खियाँ वहाँ पे सर्वाधिक भिनभिनाती रहती है। इसके अलावा यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म की जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कई सारे अभ्यारण्य यहाँ पर है, और ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से वर्तमान में उन्नत बनाया जा रहा है। यहाँ पे सघन वनों का जमाव पाया जाता है, उन सघन वनों को काट करके वर्तमान में यहाँ पे कृषि और अन्य पर्यटन उद्योग लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके और उनसे कमाई की जा सके। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर है इम्पोर्टेंट, अब शुरू होगा। देखिए, ये तो दो चीज़ें थी, भाबर और तराई, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से चित्र बना के डायग्राम से आप समझ सकते हो। भाबर वाला ये क्षेत्र है और तराई वाला ये क्षेत्र है। चलिए, इसके बाद देखिए बांगर। बांगर, बांगर किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए आप, दिखाई तो दे रहा होगा आपको बिल्कुल। बांगर किसे कहते हैं? बांगर कहते हैं ऐसे मैदान जहां प्रतिवर्ष, या इसको इस तरीके से लिखिए, मैदान के वह क्षेत्र जो अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं और जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जहां प्रतिवर्ष किसका पानी नहीं पहुंच पाता? बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? बांगर। इनको पुराने जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है, पुराने जलोढ़।
यानी कि नदी घाटी जो होती है, नदी घाटी के किनारे वाले भाग होते हैं जहाँ ये थोड़े से ऊंचे होते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष नदी का पानी नहीं पहुँच पाता। प्रतिवर्ष नदी का पानी नहीं, नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, ऐसे क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। और जहाँ प्रतिवर्ष नदी के बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, ऐसे क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। खादर आगे पढ़ेंगे हम। इसमें एक शब्द और आता है भूड़। क्या कहते हैं? भूड़। बांगर क्षेत्र में रेत, कंकड़ और बालू, इनके जो छोटे छोटे ऊंचे नीचे टीले पाए जाते हैं, ऊंचे टीले वास्तव में, उनको भूड़ कहा जाता है। ठीक है, जो ऊंचे टीले पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? बांगर क्षेत्र में, उनको क्या कहा जाता है? भूड़। इन क्षेत्रों को भूड़ कहा जाता है। साथ ही साथ ये तो कहा जाता है इनको पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, लेकिन इसी तरीके के पुराने जलोढ़ के निक्षेप आपके बंगाल वाले क्षेत्र में मिलते हैं, बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहाँ पर इनको क्या कहा जाता है? यहाँ तो भूड़ कहा जाता है, वहाँ पे इनको कहा जाता है बारिंद। नाम याद रखना, बारिंद। कहाँ? बांग्लादेश, बासे बांग्ला, बासे बारिंद, बांग्लादेश और बंगाल में क्या कहा जाता है? बारिंद। ठीक है, भूड़ को ही बारिंद कहा जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश वाले साइड में। इसके बाद देख लेते हैं और क्या है इसमें। अच्छा, बांगर वाले क्षेत्र में क्या होता है? अच्छा देखिए, खादर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से नदी का पानी पहुँच जाता है, वहाँ पे आसानी से सिंचाई भी हो सकती है नदी से लेकर के। लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी बाढ़ का नहीं पहुँच पाता, पानी भी ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ पे क्या है, भूमि के ऊपर एक सफ़ेद परत सी बन जाती है, सफ़ेद नमकीन परत जिसको बोलते हैं, लवणीय जल की बन जाती है। उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर। कई बार प्रश्न आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेह या कल्लर किसे कहते हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेह या कल्लर। किसको कहते हैं रेह या कल्लर? अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ इन क्षेत्रों में जो है सफ़ेद परत जम जाती है लवणीय जल की भूमि के ऊपर, जिनको क्या कहते हैं? रेह या कल्लर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। कुछ शब्दावलियाँ हैं, वो शब्दावलियाँ हम आपको इन तीनों चारों के बाद में लिखा देंगे। ये भी शब्दावलियाँ हैं। भूड़ किसे कहते हैं, बारिंद किसे कहते हैं, रेह या कल्लर किसे कहते हैं। इसके अलावा 4-5 शब्द और हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको पूरा कर लेते हैं हम। इसके बाद लिखिए आप खादर। 3 चीज़ें होगी, चौथा है खादर। हमने तराई देख लिया, हमने भाबर देख लिया, हमने बांगर देख लिया, अब खादर। देखिए, मैदानों में पाई जाने वाली, मैदानों में या नदी के क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, या इसको कहते हैं नवीन जलोढ़। प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी जहां पर पहुंच जाता है। अभी आपने करंटली कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जयपुर में बाढ़ आई है। बाढ़ बोले तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो चुकी है और निचले इलाकों में तो बाढ़ के माहौल ही है। वहाँ पे आपने देखा होगा अभी कुछ चित्र आए थे। पहले तो बाढ़ के चित्र आए, फिर जब जैसे ही बरसात ख़त्म हुई, बरसात ख़त्म होने के बाद कुछ और फोटोज आए वहाँ पर, और उन फोटोज़ में देखा गया था कि एक पहाड़ से मिट्टी बह कर के आई है, चिकनी मिट्टी, और वो मिट्टी एक बस्ती को लीन कर गई पूरी को। वहाँ पे आपने देखा होगा ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, ऑटो, जीप वगैरह, साइकिल वगैरह और मानव के घर, वो सब मिट्टी में दब गए। लोग बाग उस मिट्टी के ऊपर आसानी से चल रहे हैं, यानी कि मिट्टी ठोस रूप से जम भी गई वो, लेकिन
वहाँ के जो जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वहाँ की, वो सारी अर्थव्यवस्था मिट्टी तले दब गई। तो वो मिट्टी कहाँ से आई? वो मिट्टी नदियाँ लेकर के आती है बहाकर। तो जहाँ जयपुर में भी नदियों द्वारा वो मिट्टी बहा करके लेके आई गई, और उसके जो फोटोज आए थे वो फोटोज आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये फोटोज है, फोटोज के माध्यम से आप देख सकते, देखिए यहाँ पे कितना जो है ये ऑटो इसमें डूब रहा है मिट्टी में, जिस तरीके से पानी में डूबा जाता है, और ये देखिए इसके ऊपर ये चल भी रहा है। तो इस तरीके से जो दिखाई देता है हमको, नवीन मिट्टी है ये नई, हर वर्ष यहाँ बाढ़ का पानी पहुँच पाता है इस तरीके से। ये तो छोटी मोटी नदियाँ हैं, जयपुर में कोई भारी नदी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में कई सारी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं। वहाँ हिमालय के क्षेत्र से जो अपना रास्ता भी बदल लेती है कुछ नदियाँ, तो वो नदियाँ अपने साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी लेके आती है और मैदानों में बिछा देती है। ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? ऐसे मैदानों को खादर बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 बातें थी, इन 4-5 बातों को आप नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली। नोट कर लिया आपने इसको? चलिए कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को लिख लीजिए आप। आप लिखिए सबसे पहले बेट। पंजाब में खादर मैदानों को बेट कहते हैं। खादर जो होता है, उसी खादर को पंजाब में क्या बोला जाता है? बेट। इसके अलावा अभी एक शब्द और है, ढाया। ढाया किसको बोलते हैं? ढाया बोलते हैं पंजाब में बांगड़ वाले क्षेत्रों को, बांगर मैदानों को ढाया कहते हैं, और बेट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है तल्ली, और दूसरा होता है ढांड। तल्ली और ढांड किसको कहते हैं? देखिए, तल्ली तो कहते हैं ये बांगर वाले जो क्षेत्र होते हैं, बांगर वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जब वर्षा जल बहता है तो बहने के वहाँ पर क्या होता है, कुछ रेत के टीले होते हैं, रेत के टीले। रेत के टीलों के मध्य एक निम्न भूमि पाई जाती है, यानी कि थोड़ा नीचा स्थान, एक गड्ढा सा दिखाई देता है, उसी गड्ढे को तल्ली कहते हैं। यानी कि नदी वाले क्षेत्र में एक गड्ढा सा दिखाई देता है कुछ टीलों के बीच में, उसको कहते हैं क्या? तल्ली। और तल्ली में जब वर्षा काल में जल भर जाता है तो उसको ढांड कहते हैं, झील का रूप ले लेती है। वर्षा जल जब बढ़ जाता है तो वर्षा जल भर जाने के कारण, बात समझ में आएगी? तल्ली किसको कहेंगे? तल्ली कहेंगे ऐसा क्षेत्र जो कुछ टीलों के बीच में निम्न भूमि हो। लिख लीजिए, इसको लिख देता हूं मैं आपको। बालू के निक्षेपों के बीच निम्न भूमि, उसको तो कहेंगे तल्ली। और ढांड किसको कहेंगे? वर्षा जल भर जाने के कारण। इन्हीं में, तल्ली में वर्षा जल भर जाता है, ढांड कहते हैं इनको। अक्सर पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे इनको इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ढांड और तल्ली हो गया। इसके बाद एक शब्द है बील। बील वाला जूस वाला बील नहीं, ये बील है एक क्षेत्र, दलदली निम्न भूमि को बील कहा जाता है। दलदली क्षेत्र में, कौन सी दलदली क्षेत्र? डेल्टाई क्षेत्र की। डेल्टा में, नदी का जब डेल्टा बनता है, बांग्लादेश और बंगाल के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ डेल्टाई क्षेत्र में दलदली निम्न भूमि को क्या कहते हैं? बील। और उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार। दलदली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार। बील और चाल, ये भी आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा एक आध शब्द और है, उन शब्दों को भी आप याद करेंगे। ढाया जो शब्द मैंने आपको बताया, ढाया, ये पंजाब में बांगर मैदानों को कहते हैं, और कुछ क्षेत्र में खड़े कगारों को भी कहते हैं। कगार होते हैं उनको, कगार बोलते हैं खड़ी भूमि जिसका ढाल बिल्कुल तीव्र हो, उसको कगार बोलते हैं। नदियों के क्षेत्र आपने देखा होगा, नदियों के क्षेत्र में एक नदी है, नदी के साइड में किनारे पे आप जाओगे, एक खड़ा टाल दिखा, उसको भी ढाया ही बोलते हैं। ठीक है, बीहड़ किसको बोलते हैं? चंबल के बीहड़। नदी के क्षेत्र में बाहर की तरफ
वहाँ पे कई छोटी मोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसी मिट्टी की पहाड़ियाँ। उन मिट्टी की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? बीहड़। ये हो गए। इसके बाद एक दो शब्द और है, उन शब्दों को भी हम देख लेते हैं। क्या शब्द है वो? धोरोस या बोरोस करके एक शब्द है, धोरोस। धोरोस किसको कहते हैं? सिंधु नदी का जो मैदान है, उस सिंधु नदी के मैदान में एक शब्द कहा जाता है धोरोस। क्या नाम है उसका? धोरोस। धोरोस किसको कहते हैं? सिंधु नदी जो बहती है, सिंधु नदी के बहने के क्रम में नदी के बीच में कुछ छोटे छोटे गर्त मिलते हैं, उन गर्तों को क्या कहा जाता है? धोरोस। नदी के बीच में पाए जाने वाले गर्त, उनको क्या कहते हैं? धोरोस। तो ये कुछ शब्दावलियां थी, इन शब्दावलियों को आप याद कर लीजिए, हो सकता है 1 नंबर के प्रश्न इसमें आपको मिल जाएं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं उत्तर के मैदान का प्रादेशिक वर्णन। अब तक हमने देखा था इसका भौगोलिक वर्णन उच्चावच के आधार पर, अब हम देखेंगे इसका प्रादेशिक वर्णन। प्रादेशिक वर्णन के अंतर्गत इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्णन। प्रादेशिक वर्णन के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले पंजाब का मैदान आएगा। पंजाब का नहीं, सिंधु का मैदान सबसे पहले है। सिंधु का मैदान, इसका क्षेत्रफल जो है भारत में 50,000 वर्ग किलोमीटर माना गया है। 50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और बात की जाए इसमें कुछ नदियां हैं, वो नदियां इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए, सिंधु के मैदान में सिंधु नदी की सहायक नदियां जितनी भी है, सिंधु है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है और ब्यास है। ये मैदान कहाँ पाया जाता है? ये मैदान पाया जाता है पंजाब, कश्मीर, निम्न कश्मीर, कुछ घाटियाँ वगैरह को छोड़ करके, जो कश्मीर का छोटे मोटे मैदान है वहाँ पे, हरियाणा, यहाँ पे, और पूरे संपूर्ण पाकिस्तान, यहाँ पे ये सिंधु का मैदान पाया जाता है। 50,000 वर्ग किलोमीटर इसका ये है। धोरोस इसी को कहते हैं, इस नदी में पाए जाने वाले गड्ढों को, ठीक है। और इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं, ये 1 नंबर है। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। जाहिर सी बात है, इसमें पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र होगा, साथ ही साथ इसमें दिल्ली को भी शामिल किया गया है। ये मैदान इससे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल है लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। बड़ा क्यों है? क्योंकि ये वाला जो सिंधु का मैदान है, ये अधिकांश पाकिस्तान में है, भारत वाले की बात कर रहे हैं। ये वाला जो है, ये संपूर्ण भारत में, पंजाब हरियाणा वाला, इसका भी कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान में आता है, लेकिन हम अधिकांश इसका क्षेत्र जो है भारत में है। दिल्ली भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक शब्द और सुना होगा आपने, वो हम शब्दावली में लिख लीजिएगा, आपकी जगह हो तो, दोआब। दोआब कहते हैं 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। मान लीजिए एक नदी यह है, दूसरी नदी यह है, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसको कहेंगे दोआब, ठीक है। या नदी जब आगे जाकर के मिल जाती है, उनके वो भी बीच का क्षेत्र बनता है। एक ही जगह से निकलती है तो भी बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा नदी ऐसे निकलती है, गंगा नदी ऊपर उत्तराखंड से निकल करके इधर जाती है, इसी के पीछे पीछे एक नदी और आती है, यमुना नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र दोआब कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब और 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब, 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? देखिए, आब का मतलब फारसी भाषा में पानी से है, नदी से है, तो आब कहते हैं नदियों को या पानी को। तो 5 आब यानी कि 5 नदियों का पानी जहाँ पे मिलता है, उस क्षेत्र को पंजाब का नाम दिया गया है। 5 दोआब मिलते हैं, देखिए यहाँ पे कौन कौन से 5 दोआब है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंधु, झेलम। सिंधु और झेलम नदी का दोआब है,
इसको सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है, सिंधु सागर दोआब। फिर उसके बाद झेलम और चिनाब नदी है। झेलम और चिनाब नदी के दोआब को चाज दोआब के नाम से जाना जाता है, चाज दोआब। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, ये तो दिखाई दे रहा है। अब ऊपर लिख देते हैं हम। इसके बाद पांच दोआब है, ये 6 नदियां हैं। ये देखिए 2-3 नदियां तो हो गई, सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई। इसके बाद चिनाब और रावी, इन दोनों नदियों के दोआब को क्या कहते हैं? रचना दोआब। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना। रावी और व्यास नदी के दोआब को बारी दोआब कहते हैं, और व्यास और सतलज नदी, इसके दोआब को बिस्त जालंधर दोआब के नाम से जाना जाता है। 5 दोआब हो गए, 1, 2, 3 नदी, 4, 5 और 6 नदी। 6 नदी हो गई और इनके बीच में 5 दोआब बनते हैं। ये सभी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान केवल भारत में ही नहीं है, पंजाब वाले क्षेत्र में बनते हैं। पंजाब केवल भारत में ही नहीं है, पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी है। इसलिए उस पूरे पंजाब प्रांत को पंजाब कहा जाता है, और उस पूरे पंजाब प्रांत में ही ये 5 नदियाँ अपना दोआब बनाती है। इस वजह से इसका नाम पंजाब रखा गया है। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद गंगा का मैदान हम लिखेंगे। गंगा के मैदान में एक शब्द और आएगा, उस शब्द को भी आप याद कर लीजिए। जिस तरीके से हमने कई शब्दावलियां भी देखी है, एक शब्द आएगा इसमें खोल। खोल, खोल किसे कहते हैं? देखिए, ये नदी है, मान लीजिए कोई। इस नदी के ये जो यहाँ तक नदी वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ तक क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि हमेशा इस वाले क्षेत्र में क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। हर साल यहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है नदी का, दूर वाला, यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है थोड़ा ऊंचा है इसके मुकाबले। इस वजह से यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। तो ये वाला क्षेत्र है बांगर, ये वाला क्षेत्र है खादर। अब ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में जो ढाल पाया जाता है, यानी कि बांगर और खादर के बीच में जो ढाल पाया जाता है, उस ढाल को क्या कहते हैं? खोल। ठीक है, गंगा नदी के मैदानों में अक्सर इसको देखा गया है। तो ये खोल है। खोल शब्द को आप याद कर लीजिए। गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं। गंगा नदी के मैदान में इसमें कुछ नदियाँ पाई जाती है। नदियों के नाम लिख लीजिए। उत्तर से, या कह सकते हैं दाईं ओर से, नहीं सॉरी बाईं ओर से, या कह सकते हैं हिमालय से उत्तर के मैदान में कुछ नदियाँ निकलती है। उन नदियों के नाम लिख लीजिए। काली नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ये सारी नदियाँ कहाँ से मिलती है? ऊपर से नीचे की तरफ आती है, बोले तो हिमालय से आती है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से कुछ नदियाँ निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार से चंबल निकलती है, जो गंगा में नहीं मिलती, यमुना में मिलती है। एक और नदी लिख लीजिए, यमुना। हालांकि यमुना नदी निकलती है हिमालय से, लेकिन नीचे की तरफ से मिलती है, ठीक है, दाईं ओर से। चंबल नदी, बेतवा नदी, यमुना मिलती है चंबल। सोन नदी, केन नदी और टॉन्स नदी,
ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से चंबल नदी में मिलती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो इस तरीके से ये नदियाँ हैं। खादर और बांगर के बीच जो ढाल पाया जाता है उस ढाल को क्या कहते हैं? उस ढाल को कहते हैं खोल। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए आप ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान कहाँ से कहाँ तक है? आसाम के धुबरी या धुबरी से सदिया तक इसका विस्तार है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसमें लोहित है, सुबनश्री है, स्वर्णश्री भी बोलते हैं इसको, सुबनश्री, तिस्ता नदी है। ये इम्पोर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं। एक दो नदी और है, मरेली और मनास, ये दो और नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल में ये नदी जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल में बोले तो बांग्लादेश में नदी जमुना के नाम से बहती है और पद्मा से मिलकर के मेघना नाम से बहते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। उससे पहले यह नदी ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। नदी द्वीप सुना है आपने ये शब्द? नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से नदी द्वीप है? उसमें एक इम्पोर्टेंट नदी द्वीप है जिसको विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। ध्यान रखना, सन 2000 के अंतर्गत विश्व विरासत में उसको शामिल किया गया है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम का लखीमपुर जिला है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नहीं मालूम? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। कहाँ है? असम में। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। नदी द्वीप किसको बोलते हैं? देखिए, ये नदी आ रही है, ठीक है, नदी आई तो क्या हुआ? ये नदी बह रही है आराम से, बीच में कोई ये जो है इसके अवरोध आ गया। बीच में क्या आ गया? अवरोध, या कह सकते हैं निक्षेप हो गया नदी का बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये बीच में यहाँ नदी दो धाराओं में बढ़ जाएगी, इधर उधर। बीच में एक ये ज़मीन वाला हिस्सा रह जाएगा, यहाँ पर के कई सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इंसान भी रहने लग जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को द्वीप कहा जाता है। और ये द्वीप माजुली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ है? असम में। कौन से ज़िले में? लखीमपुर ज़िले में। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। और एक बात ध्यान रखिए, ये नदी कहाँ से आती है? तिब्बत कैलाश मानसरोवर के वहाँ से निकलती है। यारलंग शांगपो इसका नाम रहता है। असम में आते ही दिहांग और दिबांग कहते हैं। फिर इसको ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है। उससे पहले ये नदी अपने साथ कई बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में क्या लेके आती है? अवसाद लेकर के आती है। अवसाद लाने से क्या होता है? यह नदी अपने साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में अवसाद लेकर के आती है तो क्या हुआ? तो ये नदी क्या है, जैसे मैदान में आती है उसका निक्षेप करना शुरू कर देती है। निक्षेप करने से क्या होता है? वो क्षेत्र ऊंचा हो जाता है, जिस वजह से नदी बार बार में अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। और बार बार में अपना मार्ग परिवर्तित करने से जब इसमें बाढ़ आती है तो बाढ़ का मैदान रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ जन धन की हानि होती है। इस नदी को आसाम का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमारे इतना ही था। हमने हिमालय पर्वत को पढ़ लिया, हमने उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ लिया। कल हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियां हैं, कौन कौन से पठार हैं, उन सभी को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको पता ही है, हमारा चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं। उसमें आपको विस्तार रूप से और सारी जानकारी मिल जाएगी। द्वीप महाद्वीपों के बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। चैनल का नाम आपको मालूम है ही, बार बार में बताने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए नमस्कार।